इवन एस्टेब्लिशमेंट जब मार्शल लॉ लगाती है तभी मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, इतनी बदबख्ती है। या हम अपने हक में मैंडेट चोरी नहीं करवाएंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, तो आधा मसला तो आपने हल कर दिया। अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के मैं दुआ करता हूँ कि जिस शख्स को भी एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया, या एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर वो कोई बात कह रहा है, या एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए या फायदा पहुंचाने के लिए कोई बात कर रहा है, या किसी एक स्पेसिफिक आदमी या पार्टी के खिलाफ कोई बात कर रहा है, उस पर अल्लाह की लानत और अल्लाह का कहर नाज़िल हो। बिल्कुल बरमलाई कह रहा हूँ कि ये नंगी धांधली थी, ये ऐसी बर्बरियत वाली धांधली, इसकी एग्जाम्पल शायद पूरे पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में नहीं। तो मैं ऐलानी बात कहता हूँ, जब इदारे के मुकाबले में अफराद आएंगे तो लालच का शिकार भी होंगे, दबाव का शिकार भी होंगे, जद्दे भी भेज दिए जाएंगे, जेल भी भेज दिए जाएंगे। लेकिन जब इदारे के मुकाबले में आप सियासी जमहूरी इदारे कायम करना शुरू करेंगे, फिर इनमें से कोई एक आदमी उठ के डील नहीं कर सकेगा। ये सारी सियासी जमातें मुल्क में शफाफ इलेक्शंस का मुतालबा करती हैं, लेकिन कभी पार्टी के अंदर इन्होंने शफाफ इलेक्शंस नहीं करवाए। जिस किसी ने भी पहले जनरल ज़िया को कहा कि जब जनरल ज़िया का मिशन आगे बढ़ाएंगे, फिर उसी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको रगड़ा दिया। सुहेल अफरीदी साहब का बतौर शख्सियत जो इंतखाब है वो लाजवाल और बेमिसाल है। यानी वो एक मिडिल क्लास नौजवान है, वो एक हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पढ़े लिखे हैं। अच्छा, पहली बात मैं वजाहत कर दूं कि ये इसरार साहब की पार्टी नहीं है। मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर एक फ़िक्री तहरीक चला रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ हिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। मेरे साथ इस वक्त इकरारुल हसन साहब मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ खट्टे-मीठे सवालात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप बहुत अच्छी एक कोर्स लेके चले हैं, आपका आइडिया बहुत मुफीद है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आज तक मैंने डेमोक्रेसी को एंजॉय नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, ना मेरे वालिद ने किया। लेकिन हमने बस ये देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट है वो चंद लोगों को पकड़ती है, उस पे इन्वेस्टमेंट करती है और उनको लेके आती है, फिर उनको निकाल देती है। तो आप मुझे या देखने वालों को ये कैसे यकीन दिला सकते हैं कि आप वो शख्स नहीं है जिसको एस्टेब्लिशमेंट लेके आ रही है या आप पे इन्वेस्टमेंट कर रही है? थैंक यू सो मच। पहली बात तो ये कि हमें ना ये पूरा नैरेटिव तब्दील करने की ज़रूरत है कि हम ऐसा करते हैं कि जैसे ये कोई दूध पीछे बच्चे थे, सारे सियासतदान इमरान खान साहब, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, और इनको एस्टेब्लिशमेंट लेकर आ गई। भाई ये खुद जा के पेश करते हैं अपनी खिदमात कि हमें लेकर आइए। तो ये नैरेटिव उसको हम बदलेंगे या हम इनको भी बराबर का कसूरवार समझेंगे कि अपनी बारी लगाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को खींच-खींच के सिस्टम में लाते हैं। इवन एस्टेब्लिशमेंट जब मार्शल लॉ लगाती है तभी मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, इतनी बदबख्ती है। तो हम इनको ये कहें कि एस्टेब्लिशमेंट ज़बरदस्ती इनको लेकर आती है कि आप इक़्तिदार में हैं, तो ये गलत बात है। इक्वल ईवल्स हैं दोनों, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी और सियासी एस्टेब्लिशमेंट भी। हम ये बात कर रहे हैं कि देखिए, एक जानिब तो ज़ाहिर है घर के बाहर का मामला है और हम घर की बात कर रहे हैं। हम पहले अपने घर से शुरू करते हैं। हम घर को ठीक करते हैं ताकि हमारे घर के जो अफ़राद हैं, ये बार-बार बाहर के लोगों को, गैर मुतल्लिक़ अफ़राद को लाकर घर में चोरी ना करवाएँ। मैंडेट की चोरी ना करवाएँ बार-बार लाके। चोरी 2 तरह से होती है मैंडेट की, या अपने हक में होती है या अपनी मुखालफत में होती है। तो हाफ़ चोरी तो आप 1 सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं अपने आप से ये अहद करके, आज के बाद हम अपने हक में कोई वोट चोरी नहीं करवाएँगे, या हम अपने हक में मैंडेट चोरी नहीं करवाएँगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। तो आधा मसला तो आपने हल कर दिया। अब आधा मसला रह गया, उसके लिए आपको पॉलिटिकल पार्टियों को एक साथ बैठना होगा आज के सिनेरियो में। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है मुज़म्मिल, कि हम नौजवानों को एक प्लेटफ़ॉर्म पर इकट्ठा करके उन्हें एक जमहूरी इदारा बनाएँ। हमारे यहाँ बदकिस्मती से यहाँ जो सियासी जमातें हैं वो दुकानें हैं। दुकान तो 30-40 साल तक किसी एक शख्स या एक ख़ानदान की मलकियत में रह सकती है। सियासी जमात किसी शख्स या किसी ख़ानदान की मलकियत में 30-40 साल नहीं रहती। सारी दुनिया में, बरतानिया में, जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ तक कि बीजेपी की एग्ज़ाम्पल जी, भारत में, कि आप 4 या 5 साल की एक टर्म मुतय्यन करते हैं, उसके लिए लीडर इलेक्ट होके आता है अपने मेरिट और सलाहियत और काबिलियत की बुनियाद पर, जो कि एक मिडिल क्लास नौजवान भी हो सकता है, जो एक आम आदमी भी हो सकता है, जिसके नाम के साथ ज़रदारी और शरीफ लगा होना ज़रूरी नहीं है। जब वो ज़रूरी नहीं है कि खान साहब का पसंदीदा या काबिल-ए-एतमाद हो, वो अपनी एबिलिटी की बुनियाद पर इलेक्ट होकर आगे आए और पार्टी के चेयरमैन बने, अपनी मुद्दत या अपनी टर्म को सर्व करे और उसके बाद वो वक़्त चला जाए। तो मुझे लगता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बदकिस्मती से, उसका ज़्यादातर जो कसूरवार है वो हमारे सियासी लोग हैं, जो बारी-बारी अपनी बारी लाने के नीचे। अब ये कि ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है या नहीं, तो मैं बार-बार अलल ऐलान कहता हूँ, ज़ाहिर है इस मुल्क में आपको हलफ भी देना पड़ता है, आपको कसम भी, लोग कहते हैं कसम क्यों खा रहे हैं आप? भाई, जिस मुल्क में आपके सबसे पॉपुलर लीडर की सगी बहन को सिटिंग चीफ मिनिस्टर उस पार्टी का कहे कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस की टाउट है, वहाँ कसम उठानी पड़ेगी, बदकिस्मती है। जहाँ आपकी सबसे पॉपुलर पार्टी के अंदर हर आदमी एक-दूसरे को टाउट कह रहा है, हर आदमी एक-दूसरे को गद्दार कह रहा है और बिकाऊ कह रहा है, वहाँ पे आपको यकीन दिलाना पड़ेगा। मैं अपना काम करूँगा, यकीन आता है किसी को या नहीं है। मैं ये कहता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस शख्स को भी एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया, या एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर वो कोई बात कह रहा है, या एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए या फ़ायदा पहुँचाने के लिए कोई बात कर रहा है, या किसी एक स्पेसिफिक आदमी या पार्टी के खिलाफ कोई बात कर रहा है, उस पर अल्लाह की लानत और अल्लाह का कहर नाज़िल हो। और आज से पहले भी जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया, उस पर भी अल्लाह की लानत और उस पर भी अल्लाह का कहर हो।
पूरी कौम इस पर मिलकर आमीन कहे, बात खत्म हो जाती। सही है। अच्छा, आपने अभी मैंडेट चोरी की बात की, तो अभी पिछले इलेक्शंस गुज़रे हैं 2024 के 8 फ़रवरी को, आपने देखा कि अवाम ने फैसला इमरान खान की पार्टी के हक़ में सुनाया। तो उस पे आप नहीं बोलते, ये बड़ा एतराज़ किया जाता है। नहीं, नहीं, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। मेरी तमाम तर वीडियोज़, मेरे ट्वीट्स, मेरे ट्विटर पर जाके 2024 धांधली कोई भी लफ़्ज़ लिखकर आप सर्च कीजिए, आपको अंदाज़ा होगा जितना सख्त मैंने धांधली के हवाले से बात की, शायद कम किसी जर्नलिस्ट ने बात की होगी। वो वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें मैं बिल्कुल बरमलाई कह रहा हूँ कि ये नंगी धांधली थी। ये ऐसी बर्बरियत वाली धांधली, इसकी एग्ज़ाम्पल शायद पूरे पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख़ में नहीं मिली। तो मैं एलानी बात कहता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस धांधली के लिए भी तो किसी सियासतदान ने अपना कद्दाव पेश किया ना, जो इस वक़्त हुक्मरान है। और 2018 में भी एक सियासतदान ने अपना कंधा पेश किया था धांधली के लिए। तो ये सियासतदान कम से कम अपना रोल तो खत्म करें ना। बाकी फिर उनसे हम कैसे निपटना है वो देख लेते हैं। उसका भी मेरे नज़दीक हल ये है कि डंडे-सोटे से तो मसला हल नहीं होगा। 78 साल में ये लड़ाई से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सका। मैं बार-बार कहता हूँ भाइयों, जिनके पास बंदूक है, या तो आप ये फैसला कीजिए कि आपने बंदूक उठानी है, और अगर नहीं, तो फिर उस इदारे के मुकाबले में जमहूरी इदारे कायम करना शुरू कीजिए। जब इदारे के मुकाबले में अफराद आएँगे, तो लालच का शिकार भी होंगे, दबाव का शिकार भी होंगे, जद्दे भी भेज दिए जाएँगे, जेल भी भेज दिए जाएँगे। लेकिन जब इदारे के मुकाबले में आप सियासी जमहूरी इदारे कायम करना शुरू करेंगे, फिर इनमें से कोई एक आदमी उठ के डील नहीं कर सकेगा। फिर ये सारा इदारा मिल के फैसला करेगा कि हमें क्या करना है। सही। तो वो काम जब होना शुरू होगा, तो मुझे बहुत यकीन है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान में ये एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है, आईनी किरदार तक महदूद होना शुरू सही होगा। है। चलिए, एक लम्हे को तसव्वुर हम ये करते हैं कि इकरार साहब की पार्टी जो है वो लॉन्च हो गई है, वो इक़्तिदार में भी आने वाली है और इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है? आपका सारा जो भी आपने आइडियलाइज़ किया वो सारा कुछ हो गया है। क्या एस्टेब्लिशमेंट उस दौर की या आज के दौर की आपको आने देगी? अच्छा, पहली बात मैं वज़ाहत कर दूँ कि ये इसरार साहब की पार्टी नहीं है। मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर एक फ़िक्री तहरीक चला रहा हूँ, जिसमें मुझे लगता है नौजवानों को ये बताना चाहिए कि दुनिया में जमहूरी सियासी जमातें कैसे काम कर रही हैं, और मेरे नज़दीक पाकिस्तान का बेसिक प्रॉब्लम क्या है। मेरे नज़दीक प्रॉब्लम ये है कि हमारी सारी सियासी जमातें आइन की बालादस्ती की बात करती हैं, लेकिन अपने पार्टी की आइन पर अमल नहीं करती। ये सारी जमातें मुल्क में जमहूरियत का ढिंढोरा पीटती हैं, इनके अपने अंदर जमहूरियत नहीं है। ये सारी सियासी जमातें मुल्क में शफ़ाफ़ इलेक्शंस का मुतालबा करती हैं, लेकिन कभी पार्टी के अंदर इन्होंने शफ़ाफ़ इलेक्शंस नहीं करवाए। तो मैं ये समझता हूँ नौजवानों को ये शऊर देना, ये कोई पार्टी बनाना नहीं है। मेरी ख़्वाहिश ज़रूर है कि मेरी इस फ़िक्री तहरीक के नतीजे में नौजवानों की एक सियासी जमहूरी पार्टी वजूद में आए, जो मुस्तक़बिल की पेशबंदी करे, जो आइंदा आने वाले दिनों की तैयारी करे और अल्टीमेटली मुल्क और कौम की क़यादत सँभालें। अब सवाल ये कि ये बन जाता है अगर, तो उसके बाद ज़ाहिर है वोट चोरी को किस तरह से रोका जाएगा। तो मेरी ये गुज़ारिश है, वोट चोरी का मरहला बिलउमूम हालिया तारीख़ में तब सामने आता है जब पहले आपने किसी के अगेंस्ट वोट चोरी की होती है। हमेशा ये होता है कि जब आप एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठते हैं, फिर आपकी लड़ाई होती है। आप देख रहे हैं, जिस किसी ने भी पहले जनरल ज़िया को कहा कि जी जब जनरल ज़िया का मिशन आगे बढ़ाएँगे, फिर उसी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको रगड़ा दिया। जो ये कहता था जनरल अयूब डैडी हैं, उसी एस्टेब्लिशमेंट ने फांसी के तख्ते पर पहुँचा दिया। जो ये कहता था कि जनरल बाजवा बहुत जमहूरी और सुलझे हुए हैं, आपने देखा है कि उनके साथ आज क्या हो रहा है। ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि जो उनके खिलाफ हो रहा है वो नाइंसाफ़ी है, वो ज़्यादती है, वो काबिल मज़म्मत है। लेकिन आप ये देखिए कि ये सूरत हाल पेश तब आती है कि पहले आप जर्नैलों की मुलाज़मत इख्तियार करते हैं, उनके कसीदे पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली जब आप मुलाज़मत से निकाले जाते हैं, तो आप उनको आँखें दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर वो कहते हैं आप तो हमारे मुलाज़िम रहे, और इस बात पर फड्डा हो जाता है। मैं ये समझता हूँ हल ये है कि जो भी सियासी ताकत वजूद में आए, वो एक एतदाल की सियासत, ना वो गोद में बैठे एस्टेब्लिशमेंट की, ना ही डंडा-सोटा करने की ज़रूरत है। आप डंडे-सोटे से मसला हल नहीं हो रहा। गोद में बैठ-बैठ के आप बार-बार उनको बार-बार सिस्टम में लाके ताकतवर कर रहे हैं। एतदाल का रास्ता ना पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट सियासत कीजिए, मेरी राय है। ये फैसला नौजवान करेंगे कि उनको क्या करना है, ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत कीजिए। पहले खुद को मुनज़्ज़म कीजिए, पहले खुद को ऑर्गेनाइज़ कीजिए, पहले अपने अंदर जमहूरियत लेकर आएँ, पहले अपने अंदर फेयर इलेक्शंस करवाना शुरू करें, पहले अपने पार्टी की आइन पर अमल दरामद करना शुरू करें, फिर मुल्क में आइन की बालादस्ती की जद्दोजहद करें, फिर मुल्क में शफ़ाफ़ इलेक्शंस की बात करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब आप सिस्टमैटिक तरीके से, एक चैनलाइज़्ड तरीके से नौजवानों को, नौजवान लीडर्स को, मिडल क्लास के लोगों को आगे लेकर आएँगे, तो इनकी भी एक शख्स के इक़्तिदार की ख़्वाहिश के लिए वो नज़रिया भी कुर्बान करता है, वो पार्टी को भी कुर्बान करता है, वो हर वो फ़ैसला करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन जब पार्टी मिलकर फ़ैसला करेगी, तो ज़्यादा लोग नज़रिए पर कायम रहेंगे। सो वेरी लास्टली मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने जमात इस्लामी के नज़्म की तारीफ़ की, इमरान खान साहब के केपीके के वज़ीर आला लगाने की तारीफ़ की कि एक मिडल क्लास नीचे से ग्राउंड क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपका जो अभी ये प्रोजेक्ट है बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट सी, तो क्या आप इन जमातों के साथ जिनको थोड़ी बहुत आप अच्छा भी समझते हैं, उनकी तारीफ़ें भी करते हैं, इनके साथ मिलके इनकी खामियों को दूर करने की कोशिश करें? सुहेल अफरीदी साहब का बतौर शख्सियत जो इंतखाब है वो लाजवाल और बेमिसाल है। यानी वो एक मिडिल क्लास नौजवान है, वो एक हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, जज़्बाती हैं, बात करने का हुनर जानते हैं, और अभी तक वो क्लीन हैं करप्शन के मामले में।
लेकिन किसी एक अच्छे शख्स के इंतखाब के बाद आप ये फैसला नहीं कर सकते कि जिस तरीके से उसको मुंतखब किया गया वो तरीका जस्टिफाइड है, क्योंकि उसी तरीके से उस्मान बुज़दार भी सिलेक्ट हुआ था, उसी तरीके से परवेज़ खटक भी सिलेक्ट हुआ था, उसी तरीके से अली अमीन गन्नापुर भी सिलेक्ट हुआ था। अभी ये भी खैर देखते हैं वक्त आने के साथ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि वो अच्छा परफॉर्म करे। मगर एक आदमी ठीक आ गया अगर बुरे सिस्टम से, तो उसका मतलब नहीं कि पूरा का पूरा सिस्टम ठीक है या उसको जस्टिफाई कर दें हम, सही तो उस हद तक मैं मिसाल, लेकिन मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ की बुनियाद जो है वो शख्सियत परस्ती पर उठी है उस दीवार की, और टेढ़ी दीवार बन गई है। अब नई दीवार तामीर करना पड़ेगी। जमात इस्लामी के सिस्टम को मैं ऐसा शानदार तस्वुर करता हूँ जमहूरियत के एतबार से कि उसमें सिराजुल हक साहब जैसा एक ग़रीब मिडल क्लास, जो मिडल क्लास आदमी भी जमात का अमीर बन जाता है। हाफ़िज़ नईम साहब जैसा, इख्तिलाफ़ आपका हक है, कोई भी करे उनसे, लेकिन एक मिडल क्लास का नौजवान, एक मिडल क्लास आदमी भी अमीर जमात इस्लामी बन जाता है। मगर मुझे लगता है कि जमात इस्लामी का जो एक थोड़ा-सा चैलेंज है वो ये कि वो एक रिलीजियस स्पेसिफ़िक एक मकतबा फ़िक्र को रिप्रेज़ेंट करती है। मौलाना मौदूदी साहब का जो नज़रिया है। तो बहुत सारे अहले तशय्युअ हज़रात, हमारे देवबंदी मकतबा फ़िक्र के लोग, बरेलवी मकतबा फ़िक्र के लोग, अहले हदीस हज़रात, हिंदू, क्रिश्चियन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मुझे लगता है एक सेंट्रल पॉलिटिकल फ़ोर्स की ज़रूरत है, तो जो स्पेसिफ़िक किसी एक नुक्ता नज़र की या मकतबा फ़िक्र की हामिल ना हो। तो जमात में से बहुत सारी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट की जा सकती हैं। उनका इलेक्टोरल सिस्टम, उनका जो तरीक़ाकार आम आदमी के ऊपर लाने का है, वो उससे सीखा जा सकता है। जमात के साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है, और अगर जमात इस्लामी एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल भी हुआ है एतबार से, तो भी एक जमहूरी मुआशरे में एक जैसी, एक से ज़ायद अच्छी ऑप्शंस का होना ही जमहूरियत की मिसाल होती है। फिर ये नहीं होता कि एक ही जमात हो, फिर अब जब वो साथ बेहतर ऑप्शंस होंगी, उनमें से कोई एक बंदा चूज़ करेगा, यही डेमोक्रेसी। सही है सर। तो आपका शुक्रिया, उस समय देने की खुश है। आइए जी।